अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजन न्याजी। सुन राउंडअप में आपको खुशामदीद। नाजरीन, पाकिस्तान में आबी वसाइल खास तौर पर नहरी निज़ाम ज़राअत और मईशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। होना तो ये चाहिए था कि इन वसाइल को बेहतर निज़ाम के लिए पॉलिसी बनाई जाती, लेकिन हालिया कुछ अरसे से आबी वसाइल वफाक और सूबों के माबैन एतमाद के फुकदान, वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम और इंतजामी शफाफियत के सवालात को जन्म दे रहे हैं। सिंध भर में नई नहरों के हवाले से एहतजाज हो रहा है। पीपल्स पार्टी खुद इस एहतजाज में शामिल है और काफी सख्त लाइन ले रही है। 2 रोज कबल हैदराबाद जलसे से खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा कि सिंध और पाकिस्तान के अवाम केनाल के मंसूबे को मुस्तरद करते हैं। वफाकी हुकूमत फौरी तौर पर ये मुतनाज़ मंसूबा वापस ले, वरना पीपल्स पार्टी उसके साथ नहीं चल सकेगी, जबकि ये इशू वफाक को खतरे में डाल सकता है। कल इस हवाले से गवर्नर हाउस पंजाब में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में मुस्लिम लीग नून की जानिब से वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह, स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान और सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब शरीक हुई, जबकि पीपल्स पार्टी की जानिब से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, नदीम अफजल चंद, हसन मुर्तजा और अली हैदर गिलानी ने शिरकत की। मुलाकात के बाद पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद हसन मुर्तजा ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्की हालात के पेश नज़र साथ चलने पर इत्तफाक हुआ। उम्मीद है कि हम मजीद आगे बढ़ेंगे। जबकि इजलास में ज़राअत और गंदम के से मुतालिक बात हुई और गवर्नर से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात भी रखे। उन्होंने मजीद कहा कि पानी की तकसीम इरसा तय करता है। कैनाल्स का मामला तकनीकी है और उसे तकनीकी बुनियाद पर ही देखना चाहिए। नई नहरें निकाली जाएंगी तो उसके लिए पानी कहाँ से आएगा, जबकि इस वक्त हम अपने अपने मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं। गुफ्तगू के बाद बेहतर रास्ता निकलेगा। नहरों के मसले पर वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने भी शर्जील इनाम मेमन से फोन पर राब्ता किया। टेलीफोनिक गुफ्तगू में दोनों रहनुमाओं ने मुलाकात करके कैनाल का मामला बातचीत से हल करने में इत्तफाक किया। शर्जील मेमन ने कहा है कि सिंध हुकूमत कैनाल्स के मामले पर हर फोरम पर अपना मौक़िफ़ पेश कर चुकी है। पीपल्स पार्टी और सिंध के अवाम को मुतनाज़े कैनाल्स पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आज मुतनाज़े कैनाल्स के हवाले से डॉन में एक रिपोर्ट भी शाया हुई, जिसके मुताबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने चंद सीनियर इरिगेशन ऑफिसर्स की टीम कैनाल्स मंसूबे के हवाले से मालूमात लेने के लिए भेजी। 13 से 14 अप्रैल तक चोलिस्तान का दौरा करने वाली माहिरीन आपाशी सरकारी तौर पर ऐलान करदा किसी टीम का हिस्सा नहीं थे। इस टीम ने भावलपुर में रात गुजारने के बाद भावल नगर के शुमाल में दरिया सतलज पर चोलिस्तान और सुलेमान की हेडवर्क्स का दौरा किया। इन अफसरान ने इलाके का दौरा करने के बाद वज़ीर आला सिंध को एक जायजा रिपोर्ट पेश की। टीम को पता चला कि नहर के 4 से 5 किलोमीटर तवील बंद की पट्टी पर काम शुरू किया गया था, लेकिन फिलहाल इसे रोक दिया गया है। टीम ने इस बात की तस्दीक की है कि तामीराती जगह पर भारी मशीनरी मौजूद थी, लेकिन वो बेकार पड़ी हुई थी। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की सियासत और एहतजाजी तहरीक को एक धचका लगा है। JUIF ने हतमी तौर पर फैसला कर लिया है कि वो तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद नहीं करेगी और ना ही किसी ऐसे इत्तेहाद में शामिल होगी जो तहरीक इंसाफ की एमा पर कायम किया जाएगा। JUI ने यह भी फैसला किया है कि वो पार्लियामेंट में आज़ाद हिज़्ब इख्तिलाफ का किरदार अदा करती रहेगी। वो हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी और पार्लियामेंट में ज़ेरे गौर आने वाले मामलात का जायजा लेती रहेगी और बावक़्ते ज़रूरत तहरीक इंसाफ के साथ ताउन करने या ना करने का तयन होगा। JUIF के बगैर तहरीक इंसाफ की तहरीक कितनी मौसर होगी। नहरों के मामले पर पीपल्स पार्टी कोई सख्त फैसला करेगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान कल रात होने वाली मीटिंग में क्या अहम फैसले हुए, इस पर बात कर हमारे साथ मौजूद है पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शैला रजा साहिबा। मैम, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। शैला रजा साहिबा, नहरों के हवाले से नून लीग और आपके इख्तिलाफात थे। बिलावल भुट्टो साहब ने तकरीर में भी कहा कि अगर ये मसला हल ना हुआ तो हम साथ चलने से इनकार कर देंगे। कल गवर्नर हाउस पंजाब में इस हवाले से पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास भी हुआ है। क्या तय पाया है इस इजलास में? अच्छा, बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जो एक कैंपेन भी चलाई गई पंजाब के मिनिस्टर्स की तरफ से और कुछ फेडरल की तरफ से, उसकी बात भी करूँगी कि उन्होंने कहा जरदारी साहब ने अप्रूवल दी और 18वीं तरमीम हो चुकी है। पंजाब के में से मंसूबा जो निकाला जा रहा है उसकी जरदारी साहब कैसे अप्रूवल दे सकते हैं। और सदर जरदारी साहब 18वीं तरमीम के बाद या सदर साहब से पाबंद होते कि कैबिनेट से जो अप्रूव हो गया है फेडरल कैबिनेट से उसको साइन करें, और वो नहीं भी करें तो वो अप्रूव हो जाता है, क्योंकि असेंबलीज उनका इलेक्टोरल कॉलेज है और वो उनकी बात कैबिनेट की रद्द नहीं कर सकते। यहाँ पे मसला ये है कि ना ये फेडरल कैबिनेट का मंसूबा है, फेडरल गवर्नमेंट का मंसूबा है कि कैबिनेट फेडरल की अप्रूव करती, ना पंजाब कैबिनेट का
पंजाब गवर्नमेंट का कि पंजाब कैबिनेट अप्रूव करती, तो सदर के पास एक ब्रीफिंग आई और उसको उछाला जा रहा है। उस ब्रीफिंग पे ना कभी साइन होते हैं और ना ही उसकी इतनी अहमियत होती है कि अगर खुदा ना खास्ता उस पे साइन हो जाए तो उसको जरूर अमल किया जाए। अमल जी। जो भी कुछ होगा उनके दायरे में होगा। लेकिन जो उन्होंने सियासत करनी थी कर ली, लेकिन सिंध के अवाम जिनका हम किसी भी तरीके से शुक्रिया अदा नहीं करते, जिन्होंने बहुत ही पॉलिटिकल विजडम का सबूत दिया है और अपने हकूक के लिए खड़े हैं, और हम ये बता रहे हैं कि हम वो जमात नहीं है जो फेडरल पे हमला कर देंगे, कैपिटल पे हमला कर देंगे। हम अपने एक एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं, हुकूमत अपने तरीके से, अवाम अपने तरीके से। और यहाँ पे जो कल हुआ है उसमें मोस्टली पंजाब के मसाइल थे कि पंजाब में लोकल गवर्नमेंट का मसला था। इसके अलावा जाहिर है कि इस मंसूबे से सिर्फ सिंध को नहीं, सेंट्रल पंजाब के काश्तकारों को भी नुकसान है कि उनकी ज़मीन जो है पहले ही बहुत सारे लोग उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में चेंज कर चुके हैं पानी ना होने से। अब जो थोड़ा बहुत पानी है उसको भी ले जाया जा रहा है ज़राई ज़मीन से खींच के सहरा की तरफ। और इसके अलावा चोलिस्तान के रेजिडेंट्स को भी एतराज़ है कि उनसे पूछे बगैर वहाँ पे ये हो रहा है उनकी ज़मीनों पे। तो वहाँ पे पंजाब के अपने मसाइल थे और ये भी बात ज़ेरे गौर आई, लेकिन इसका हल वज़ीर आज़म के पास है जब तक वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के साथ, क्योंकि सिंध में इसके अलावा कोई बात नहीं सुनी जाएगी कि ये मंसूबा ख़त्म किया जाए। ठीक है, तो पीपल्स पार्टी चाहती है कि नहरें बिल्कुल ही ना बने, नहरें हमारी रेड लाइन है, जबकि दूसरी तरफ हुकूमत थोड़ी बहुत लचक दिखा सकती है, लेकिन बिल्कुल कंप्रोमाइज करने के मूड में नजर नहीं आती। तो बातचीत से कहां तक मामलात हल हो सकते हैं? नहीं हो सकते, इसलिए कि हम सिर्फ एक ही आवाज सुनना चाहते हैं कि इस पे काम रोक दिया गया और अब ये नहीं होगा। जिस तरह कालाबाग डैम पे हमने अपनी बात करवाई थी, अब ये 6 नहरें तो मुख्तलिफ औकात में इन पे काम कहीं ना कहीं शुरू हुआ, और अब ये जो चोलिस्तान वाली है और इन सारी 6 नहरों को आप देख लें कि ये इंडस रिवर से निकाली गई हैं, और इस पे तो बहुत ही मुज़हक़ाखेज़ दावा किया जा रहा है कि दरियाए सतलज से निकाली जाएगी। दरियाए सतलज 2 दरियाओं से मिलकर बनता है, एक सतलज और एक ब्यास, दोनों सूख चुके हैं और सतलज के नाम पे एक गंदा कचरे भरा नाला चल रहा है छोटा पतला सा। तो कहाँ से ये पानी निकलेगा? चनाब में भी जो है वो झेलुम से पहले ही पंजाब पानी ले लेता है, और फिर जब दरिया सिंध में कोट मिठन पे ये सारे दरिया मिलते हैं, जिसमें से अब 3 ही दरिया कह सकती हूँ, एक के 3 दरिया आके दरिया सिंध में कोट मिठन पे मिलते हैं पंजनत पे मिलने के बाद। तो अगर उसमें से भी आप नहरें निकाल लेंगे ये 5-6, तो फिर क्या करेंगे? शैला साहिबा, वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह साहब नहरों के मसले पर पीपल्स पार्टी के बारे में यही कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की बयानबाजी से हुकूमत को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जी शैला साहिबा, वो तो समझ रहे हैं कि हुकूमत को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और बड़े कॉन्फिडेंट हैं और ईजी है, रिलैक्स्ड है हुकूमत। राना सनाउल्लाह समटाइम काफ़ी गैर संजीदा नज़र आते हैं और अक्सर वो पीटीआई के मामले पे भी कह देते हैं कि माफ़ी मांग लें। मैंने उनसे पर्सनली पूछा कि माफ़ी मांगने से क्या अदालतों के मसले हल हो जाएंगे? कहने के नहीं। तो वो इस तरह के बयानात देने के आदी हैं, और हम ये समझते हैं कि अगर उन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा तो इस वक्त सिंध के तमाम दाखिली खारजी रास्ते जो हैं उस पर अवाम बैठी हुई है, और इत्तला यही है कि अवाम ने ये ऐलान किया है कि हम अपने हक के लिए एयरपोर्ट भी बंद कर देंगे, सब बंद कर देंगे। तो उन्हें नहीं फर्क पड़ता तो बैठे रहे पंजाब में, हमें इससे क्या ले लेते। कहीं ये वजह तो नहीं है जो हुकूमत का ये जो कॉन्फिडेंस है कि जिस तरह से उन्होंने पैका एक्ट लेकर आए, फिर 26वीं यानी तरमीम मनवाई गई, और फिर जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान की सबसे मकबूल पार्टी को कंट्रोल किया, तो उन्हें लगता है कि शायद ये नहरों का मसला भी वो उसी तरह से कर सकते हैं, क्योंकि मुआशी इशारे भी बेहतर हो रहे हैं, एक पेज पर भी हैं। तो ये शायद वो कॉन्फिडेंस तो नहीं है कि उन्हें लगता है कि इस कॉन्फिडेंस की बेसिस पे और वो एक पेज पे होने की वजह से हम नहरों का मसला भी शायद उसी तरह से हल कर सकते हैं जिस तरह से हमने बाकी चीज़ें की हैं। 26वीं आईनी तरमीम जो वो लेकर आए थे वो मुकम्मल ख़त्म की गई। 52 उसमें अमेंडमेंट थी, उन सबको रद्द किया गया, और चेयरमैन बिलावल ने और जेयूआई ने मिलकर उसको एक नई शक्ल दी और इस तरह से वो पास हुई। इनमें इनके यहाँ तो ये हाल था कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब को भी नहीं पता था कि तरमीमात में हो क्या रहा है, और इनके लोगों को कुछ पता नहीं था। ये जो काम है 26वीं आईनी तरमीम में सबसे ज़्यादा चेयरमैन बिलावल की मूवमेंट मौलाना फजलुर रहमान की तरफ, और फिर मौलाना फजलुर रहमान का पीटीआई को मनाना, नून लीग की तरमीमात तो उसमें मैं नहीं समझती कि काबिल कबूल थी किसी के लिए। तो वो ये इससे फ़ख्र नहीं कर सकते।
अब रही बात ये कि उन्होंने किस तरह से बकौल आपके कि मकबूल जमात को काबू किया है, तो मकबूल जमात अपनी हरकतों से जो है वो बेकाबू हो गई थी और अब तो वो जमात ही नहीं रही, एक दूसरे को सब नोच रहे हैं, खसोट रहे हैं। मतलब अभी तो फेवरेबल कंडीशंस है उन्होंने हुकूमत की ना, जिस तरह से सिंध में भी पीटीआई जी सिंध में भी पीटीआई है, सिंध में भी उनके वर्कर्स हैं, मुआशी, लेकिन वो जिस तरह से सूरत हुकूमत के कह रहे हैं कि जिससे मुआशी इशारे भी बेहतर हो रहे हैं और जिस तरह से एस्टेब्लिशमेंट के साथ वो वन पेज पर है, तो उन्हें शायद वो इंतजार में है कि उधर से ही कोई ऑर्डर आ जाए, कोई वो मामलात सेटल कर ले, इसलिए भी वो शायद ज्यादा एफर्ट नहीं डाल रहे होंगे। देखिए माशी इशारे भी इसलिए बेहतर हैं कि उसकी भी कुर्बानी कौम दे रही है। आप जो भी स्टेप्स ले रहे हैं उसकी कुर्बानी कौम दे रही है और कौम खामोश खड़ी है, क्योंकि कौम को भी पता चल गया कि उन्होंने जो किया था 2018 में, उससे पाकिस्तान दुनिया में अकेला हो गया था, उससे जी पाकिस्तान कर्जों में 76% इजाफा हुआ। तो कौम को भी अपना जवाब देना है और कौम को इसी तरह जवाब मिलते हैं फिर। और रही बात ये कि ठीक है, फिर वो बजट पास करा लें हमारे बगैर, अगर इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ एक पेज पे है आपके बकौल और वो इस्टेब्लिशमेंट का उन्हें सहारा है, तो बजट तो इस्टेब्लिशमेंट ने पास नहीं करना है, बजट तो हमने पास कराना है। तो अगर मामलात हल ना हुए तो आप बजट में भी रुकावट डाल सकते हैं। जाहिर है हमारे किस काम का बजट और सब कुछ, जब क्योंकि हमारे तो सिंध का दारो मदार ही ज़राअत पर है, सिर्फ एक कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कराची को भी जब पानी नहीं मिलेगा, सिंध की सारी एग्रीकल्चरल लाइफ तबाह हो रही है, हमारे लोगों की जिंदगी का मामला है, तो हम कैसे साथ खड़े हो सकते हैं। तो पीपल्स पार्टी ने मुतअद्दिद बार दरख्वास्त भी की है कि मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास बुलाया जाए, लेकिन अभी तक हुकूमत की जानिब से इस मसले पर भी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास क्यों नहीं बुलाया गया? जी, मैं इसमें भी कहूँगी कि कल भी उनके हुज़ैफ़ा साहब थे और वो कहने लगे कि सिंध के लीडर्स तो पीपल्स पार्टी के लीडर्स मान गए थे पहले, तो मैंने उनसे यही पूछा कि किस प्लेटफॉर्म पे आपने हमारे लीडर्स को बिठाया? क्या सीसीआई में बिठाया या नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल में बिठाया, कहाँ बिठाया? कल पंजाब में बैठे थे तो सबको पता है कि वो क्यों बैठे थे, ये वाले मसले ज़ेरे गौर नहीं थे, इतने बड़े मसले उधर पंजाब में नहीं सेट होंगे। इन मसलों को शहबाज शरीफ साहब को बात करनी होगी इस पे, और राना सनाउल्लाह को गैर संजीदा बयानबाजी से गुरेज करना होगा, उनके सामने पीपल्स पार्टी खड़ी है, पीटीआई नहीं। ठीक है, वफाकी वजीर बराए आबी वसाइल ने कहा है कि ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे के तहत 2 नहरें सिंध, 2 पंजाब और 1 बलूचिस्तान में बननी है। बलूचिस्तान में तो ज़राई ज़मीन के लिए पानी की काफ़ी ज़रूरत है, तो क्या वहाँ भी नहरें नहीं बननी चाहिए? देखिए बात जो है ना वो ये नहीं हो रही है कि फलानी जगह ज़रूरत है, फलानी जगह चाहिए, फलानी जगह नहीं चाहिए। हर सूबे को उसका हिस्सा मिलना है 91 अकॉर्ड के मुताबिक। अब मुझे सिर्फ इस बात का वो जवाब दे दें कि क्या 58% पानी की कमी का सिंध पंजाब को सामना नहीं है? क्या 68% पानी की कमी का सिंध को सामना नहीं है? तो जब आपके पास पानी नहीं है तो आप जिनको देना है तो देना है, आप नए मंसूबे क्यों शुरू कर रहे हैं? राइट, नई चीजों को क्यों शुरू कर रहे हैं? ये एक सवाल है। और ये है कि मैं काफी दफा इस बात को बोल चुकी हूँ और कह चुकी हूँ कि मंसूबे सारे अच्छे होते हैं और हमारा भी मंसूबा है कि किसी तरह हम चांद पे जाएं, लेकिन उसके लिए आईनी तरीका और आईनी रास्ता इख्तियार करना हो। ठीक है, तो अगर फर्ज करें मामला तय नहीं होते तो फिर पीपल्स पार्टी का आइंदा का लाहे अमल क्या होगा? देखिए सिंध का आइंदा का लाहे अमल सबको नजर आ रहा है, पूरा सिंध बंद है और सिंध के अवाम ऐलान कर चुके हैं कि जिस तरह हमने कालाबाग डैम का मंसूबा रुकवाया, इस तरह इस मंसूबे को रोकना होगा। तो JUIF भी नहरों के मसले पर सिंध भर में एहतजाज करने जा रही है। अगर हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो क्या मुस्तकबिल करीब में JUIF, PTI और पीपल्स पार्टी को एक पेज पर हम देख सकते हैं? JUI और सारी जमातें, नून लीग, PTI अभी सब GDA बनकर उमरकोट की सीट पर एक साथ लड़ रहे थे हमारे खिलाफ। ये सब हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं और ये वो लोग हैं जिन्होंने जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन में थी तो 91 अकॉर्ड में साथ दिया। यही वो लोग हैं जब पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन में थी तो इरसा जैसा बेढ़ा बेदारा इन्होंने बनाया, और यही वो लोग हैं जो इस तरह के मंसूबों में हर उस ताकत का साथ देते हैं जो ये मंसूबे बनाती है। तो सिर्फ उनके अवाम इन्हें पहचानते हैं, उनकी उम्मीद
और उनका भरोसा पीपल्स पार्टी और हम अपनी सिंध के अवाम के साथ हैं। शहला साहिबा, क्या मौजूदा हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की भी कोई ऑप्शन मौजूद है? तो देखिए, ये बहुत बड़ी बात है जिसको मैं समझती हूँ कि मेरे लीडर्स ही कर सकते हैं, लेकिन जो बात उन्होंने जलसे में कही है वो यही कही है कि हमारे लिए वजारतें और सब सिंध से ज्यादा नहीं है। गुज़श्ता रोज होने वाले इजलास में पावर शेयरिंग के हवाले से भी बातचीत हुई है, तो ये मामलात कहाँ तक पहुंचे हैं? क्या पीपल्स पार्टी पंजाब या फिर वफाकी काबीना में शामिल होगी? नहीं, अगर हमारे ये सिंध का मामला हल नहीं हुआ तो हम कहीं भी नहीं बैठे। तो कोशिश हो रही है कोई? पता नहीं, अगर इस तरह के गैर संजीदा बयानात आए तो होती हुई कोशिश भी खराब हो जाए। मैम, पीपल्स पार्टी ने नून लीग से पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात का भी मुतालबा किया है, क्या नून लीग ने इस हवाले से कोई हामी भरी है? पता नहीं, लेकिन इसमें सारे जर्नलिस्ट खामोश हैं, सब कुछ हैं खामोश हैं। अगर यही मसला सिंध का होता तो हो क्या मामलात होते, हर चैनल पे होता। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात नहीं है, कोई ये नहीं कहता कि भाई सिंध वाहिद सूबा है जिसने अपनी बल्दियाती ड्यूरेशन भी पूरी की थी, बाद में इंतखाबात भी कराए। इमरान खान के ज़माने में नून लीग बड़ा शोर मचाती थी कि बल्दियाती सेटअप को ख़त्म कर दिया गया, और फिर 1000 ऑर्डर्स के बावजूद भी ये बात नहीं मानी पीटीआई ने, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद। और अब नून लीग ने भी नहीं कर रखा। नून लीग ने तो सभी कुछ कर रखा है, ना सीसीआई का इजलास है, ना एनएफसी के ऊपर कोई बात है, ना पीएसडीपी पे कोई तसल्ली बख्श काम बात की जा रही है। तो ये बहुत जल्दी अपने अंजाम को पहुंचेंगे इस रवैये। तो आपके ख्याल में क्या रीज़न है, क्यों नून लीग ने अभी तक बल्दियाती इंतखाबात नहीं कराया? क्योंकि हमें तो ये खबर मिली थी कि नवाज शरीफ साहब काफ़ी सरगर्म होने वाले हैं, बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से खुद मुहिम लीड करेंगे। फिर मसाइल कहाँ है? नून लीग को किस चीज़ का खौफ है? पता नहीं, वो सरगर्म होने वाले हैं या उनका सरगर्म हो रहा है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन यहाँ पे सिंध का पारा जो है वो काफी हाई है और सिंध काफी गर्म हो चुका है। ठीक, तो कब तक आपकी तरफ से कोई वाज़ेह हिकमत अमली आ सकती है नहरों के मामलात पर? हमारी आवाम ने 2 से 3 दिन का टाइम दिया हुआ है और उसके बाद देखते हैं क्या होता है, और कुछ लाहेअमल आज ही होगा। अच्छा, ठीक, बहुत शुक्रिया शैला रज़ा साहिबा, पार्टी की सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थी। नाज़रीन, वक्त छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड अप। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। अब बात करते हैं गंदम बहरान की। नाज़रीन, हम किसान खुशहाल तो मुल्क खुशहाल के नारे तो बहुत लगाते हैं, लेकिन जब एक्चुअल इक़दामात और किसानों की फलाह के लिए काम की बात आती है तो हमेशा हमने किसानों को एहतजाज करते देखा है। हर गुजरते साल के साथ किसान की हालत मजीद बिगड़ती जा रही है। पंजाब हुकूमत ने सूबे भर के किसानों के लिए 15 अरब के गंदम पैकेज का ऐलान किया है। किसानों को आबियाना और फिक्स टैक्स की भी छूट दी गई है, लेकिन इसके बावजूद किसानों के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं। किसान तंजीमों ने इस पैकेज को यकसर मुस्तरद कर दिया है। इस वक्त मार्केट में क्या पोजीशन है, किसानों के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन ऑल पाकिस्तान किसान फाउंडेशन महमूदुल हक बुखारी साहब। बुखारी साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बुखारी साहब, पंजाब हुकूमत ने किसानों के लिए 15 अरब रुपए की रिलीफ पैकेज का ऐलान किया है। शहबाज शरीफ साहब मरियम नवाज को किसान पैकेज पर खराज तहसीन भी पेश कर रहे हैं। क्या अब भी किसान खुश नहीं है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम शजिया, शुक्रिया आपका भी और सुनो का भी। आप हमेशा किसानों की सुनते हैं। गुजारिश ये है कि ये बदकिस्मती है कि आप जब हमसे पूछते हैं तो हम हमेशा आपको रोते हुए नजर आते हैं, हम आहो बका करते हुए नजर आते हैं। ये जो 15 अरब की आपने बात की है ना, ये दरअसल ये हमारे लिए पैकेज नहीं है। आप इसको शीजिए, जरा गौर से पढ़िए आप, इसमें है क्या, किसानों के लिए क्या है। इसमें 5 अरब रुपए उन्होंने रखा है उन लोगों के लिए जो गंदम स्टॉक करेंगे, ठीक है। अब पता नहीं किसकी स्टॉक करेंगे, यानी जो अपना फ्लोर मिल वाले हैं वो तो हमेशा से उनके गोदाम बने होते हैं, शेड्स बने होते हैं, और उसके अंदर जो है वो गंदम स्टॉक करते हैं, हमेशा से करते हैं। ये कौन सा एहसान जो है वो हुकूमत हम पे करने जा रही है कि जी आप का जो है वो रेंट हम भरेंगे। तो ये आपके चैनल के तवज्जुह से मैं कह रहा हूं, ये हरगिज ना दें।
इसका कोई फायदा नहीं है किसान को। दूसरा उन्होंने कहा कि जी 15 अरब रुपए जो है वो हम किसान को किसान कार्ड के जरिए या किसी तरह भी वो हम पहुंचाएंगे। अगर आप हुकूमती अदाद शुमार देख लें तो 1 करोड़ और 64 लाख एकड़ के ऊपर जो है वो गंदम है। आप इसको जो है अगर आप इसकी पैदावार जो है 35 से 40 मन भी लगाते हैं तो आप इसको पर मन अगर लगाएं तो ये आप हैरान होंगी कि ये चंद 100 रुपए बनते हैं। अच्छा। आप मुझे बताएं कि ये हुकूमत की कौन सी एक अनवरात की बारिश है कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही हैं, इश्तिहार छपाए जा रहे हैं। तो मैं इनसे ये कहूंगा। और तीसरी बात ये, इस पैकेज के अंदर पहले मैं इसका पोस्टमार्टम कर लूं कि इसके अंदर ये कहा गया कि जनाब आप जो है किसान ये लेके उन गोदामों में रखेगा, ठीक है, और फिर ये मुझे बताएं कि किसान पहले बारदाना ले, फिर उसके बाद वो उसको भरे, फिर उसको लोड करे, ट्रांसपोर्ट का खर्चा बर्दाश्त करे, फिर इनके पास जाके वहां पे रखे और वहां पे पंजाब बैंक जो है वो एक ई चिट जो है वो देगा और उसमें 70% जो है ना किसान को वो दे देंगे और 4 माह तक का किराया जो है ना वो। अब मैं जो पॉलिसियां बनाने वाले वो पता नहीं वो कहां से आए हैं, वो पाकिस्तान के मारूजी हालात से वाकिफ नहीं है। मुझे एक बात बताइए कि वो जो 70% मुझे देंगे वो क्या उसकी वैल्यूएशन लगाएंगे, किस बुनियाद के ऊपर वो किसान को जो है वो बैंक पैसे देगा, ठीक है। अब आप ये देखिए कि अगर 2200 रुपए 2000, कल हम मुल्तान में थे, यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी हमने, हम खानेवाल और हम मुख्तलिफ जो है वो चकूक के अंदर गए हैं, खुदा की कसम लोग बद्दुआएं दे रहे थे, बद्दुआएं। ये तो अपना कहते हैं जो हमारे वज़रा आते हैं, आज करमानी साहब ने भी कि जी वो लाखों दरखास्तें आ गई। हुकूमत ने तो अबियाना और टैक्स छूट का भी तो ऐलान किया है, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी इस फैसले की तारीफ की है। तो हुकूमत के इस फैसले से किसानों को कितना फायदा होगा? जी मैं उधर भी आता हूं। मैं पहले ये बात मुकम्मल कर लूं शिजिया, ताकि मैं एक एक चीज अपने कौम के सामने रखना चाहता हूं और इन जो हुकूमती लोग हैं उनके सामने रखना चाहता हूं। अच्छा, अब मैं गंदम मिसाल के तौर पे ले गया, मैंने जाके रख दी, आगे बैंक मुझे किस बुनियाद पे वो 70% जो है वो देगा? अगर तो यही मुझे 2200 रुपए पे जो है 70% लेना है, और फिर मुझे क्या गारंटी है कि वहां पे जो है वो कोई 2 महीने के बाद कहें कि आपकी गंदम चूहे खा गई, 2 महीने के बाद कहें कि जी बारिश आई थी तो वो गंदम तो खराब हो गई। भाई अब हम क्या कर सकते हैं? तो मैं क्या कर लूंगा? देखिए मैं जो है एक ये इस बात का जवाब हो गया। फिर उसमें ये है कि 4 महीने के बाद मुझे क्या पता कि इस गंदम का रेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इन्होंने इतनी बारीक वारदात जो है और यहाँ तो इंपोर्ट की भी गंदम भी खराब हो जाती है। जी वो खराब हो जाती है। अच्छा, फिर अब मैं बताऊं इनकी मतलब मैं हैरान हूं कि ये किस तरह से किसान को और कुछ नहीं चाहिए। आज आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं कह रहा हूं हुकूमत पंजाब को कि खुदा का वास्ता है, ये 15 अरब रुपए मत जाया कीजिए। ये आपने वैसे फ्लोर मिल्स वालों को देना है, आप दे दें, हमें ये भीख नहीं चाहिए। किसान मेहनत करने वाला है, किसान खुददार है। आपने कौम को भिखारी जो है वो बना दिया, कभी किसी को किसी पद में कार्ड दे के, कभी किसी पद में कार्ड दे के, तो कौम को क्या आप सिखा रहे हैं? कौम को आप भिखारी बना रहे हैं। तो बुखारी साहब फिर इस पे भी बताइए ना, जो हुकूमत ने आबियाना और टैक्स छूट का ऐलान किया है उस पर क्या तासुरात हैं किसान के? नहीं, आबियाना और टैक्स छूट भी नहीं है। किसने कहा है? मैं ये कहता हूं कि मैंने आबियाना, सुन ले, मैंने आबियाना आज से कोई 4 दिन 5 दिन पहले मैंने जो है वो भरा है। अच्छा, मैं आपको वो उसकी चिट भेज देता हूं, मेरे नाम पे है। ये चीजें ना करें, हमें सिर्फ गंदम का रेट दे दें। मैं ये एक बात कहता हूं कि मरियम नवाज साहबा अगर मुखलिस हैं, और हाँ एक बात और कर दूं कि तो अगर आपने भी भर लिया तो फिर यकीनन दूसरे किसानों ने भी भर लिया होगा, तो फिर ये सब दिखावा करने की क्या जरूरत है?
जी बिल्कुल भर ली है। बिल्कुल मैं जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं। मैं कहता हूं कि ये बिलावल साहब जो है वो आज उठ के ये बात कह रहे हैं। देखें, ये दोनों हुकूमतें इस जुर्म में बराबर की शरीक हैं। जो किसानों के साथ तारीख के अंदर, मेरे ये लफ्ज संभाल के रख लीजिएगा, कि तारीख के अंदर इतना बड़ा जुल्म किसानों के साथ आज तक किसी हुकूमत ने नहीं किया, कि उसकी जो कॉस्ट है, जो जब हम ये कहते हैं कि हमारे साथ आप बैठ के हमारी कास्ट लगाओ और उसके मुताबिक कम से कम एक ये इंडिकेटर प्राइस मुकर्रर कर दें। जिस तरह इन्होंने पिछली दफा जब 3200 रुपए रेट हुआ तो इन्होंने एक डायरेक्टर फूड से एक नोटिफिकेशन जारी करा दिया कि जो 2800 से ऊपर लेगा उसके खिलाफ FIR। आज मैं मुतालबा करता हूं कि ये मरियम नवाज साहबा आए कौम के सामने, वो कहें, अगर वो किसानों का दिल जीतना चाहती हैं, कि 4000 रुपए से कम गंदम कोई किसान से नहीं खरीदे, फिर हम कहें। लेकिन बुखारी साहब, गंदम कटाई के मरहल में हुकूमत ने इमदादी कीमत तय नहीं की। ओपन मार्केट में गंदम वाफिर मकदार में मौजूद है, मार्केट आड़तियों के रहमो करम पर है। इस वक्त गंदम का क्या रेट है और काश्तकारों को कितना नुकसान हो रहा है? जी शिजिया, मैं कल की बात बता रहा हूं कि कल हम खुद गए हैं मुख्तलिफ मंडियों के अंदर। वहां पे जो आड़ती कोई लेने के लिए पहली बात तो है कि तैयार नहीं है, फिर मिन्नत समाजत करके, क्योंकि देखें छोटा काश्तकार है, 95% आपका छोटा काश्तकार है, जो 1 एकड़ से 5 एकड़ तक का है, जो 10-12 एकड़ तक का है, वो उसकी जो है वो गंदम इस वक्त जो है वो 1800 से 2000 रुपए तक जा रही है। मैं आपको बताऊं, और उसमें बारदाना है, फिर 50 किलो के बाद 1 किलो जो है वो उसकी कटौती है, और उसमें जो है वो 50% जो है वो किसान को नुकसान हो रहा है। फायदे की बात तो दूर की है। और उसका देखें, वो मैं ये कहता हूं कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। मुझे राहजनों की खबर नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। मैं मरियम नवाज शरीफ साहबा से कहना चाहता हूं कि आपकी इज्जत का सवाल है कि आपने कहा था कि किसान भाइयों गंदम बीजो, मैं आपका नुकसान नहीं होने दूंगी, और आप अब उस वादे को निभाएं, वादा खिलाफी न करें। नाज़रीन, वक्त छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड अप। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। वज़ीर आला मरियम नवाज के ऐलान के बाद गंदम की कीमत 400 रुपए से जायद मतलब मजीद कम हो गई है, गिर गई। तो इसमें कितनी हकीकत है? गिर गई, बिल्कुल गिर गई है, बिल्कुल गिर गई है। कल हम खुद खानेवाल की मंडी में थे, जो ही इन्होंने ये पैकेज का ऐलान किया, देखें अब इस वक्त बाज फ्लोर मिल जो है ना वो नहीं। देखें, मैं आपको बताऊं, आपने कभी लिखा होगा, दीवारों पे लिखा होता है महबूब आपके कदमों में। अब यहाँ पे फ्लोर मिल वालों को पता है कि गंदम हमारे कदमों में, कोई और खरीदार है नहीं। इन्होंने ये तो कहते हैं ना कि किसान को हमने बहुत कुछ दिया है। मैं कहता हूं कि हमारे हाथ पांव बांध के और ऊपर चाट मसाला लगा के इन्होंने किसान को फेंक दिया है। खुदा की कसम, इन्होंने ये इनका कर्ब और दर्द जानना चाहते हैं तो आए, मैं इनको लेके चलता हूं, मैं दिखाता हूं कि किसान किस अपना उस परेशानी के अंदर है और कर्ब के अंदर है, जिसने 6 महीने इस फसल को पाला पोसा, जो गर्मी में खड़ा हुआ, सर्दी में। कल मैं कहता हूं कि कुछ मीडिया के दोस्त हमारे साथ थे, वो खड़े नहीं हो पा रहे थे, वो कह रहे थे इतनी गर्मी। मैंने कहा ये सिर्फ इस मेहनत का ही मुआवजा नहीं दे सकते। तो ये कहते हैं गंदम की पैदावार भाई साहब पहले ही कम है, तो माहिरीन तो ये कहते हैं कि चंद माह बाद मार्केट में गंदम ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। फिर यही होगा कि हुकूमत बाहर से गंदम मंगवाएगी, अरबों डॉलर खर्च करके। अगर गंदम बाहर से मंगवानी है तो मकामी किसानों से हुकूमत क्यों नहीं गंदम खरीद रही? क्योंकि अल्टीमेटली जाना तो उन्होंने इम्पोर्ट ही करने हैं। जी यही बात मैं आज कर रहा हूँ। आप देखें, जो ईंट से बनी हुई प्रोडक्ट हैं, आप जो पिज्जा ले लें, वो लजानिया ले लें, जो बड़े लोग खाते हैं, हम तो नहीं, लेकिन ये है कि उसके साथ आप मैदा ले लें, सूजी ले लें, और इसकी दीगर प्रोडक्ट्स हैं वो महंगी हैं, और किसान को 2 साल पिछला रेट हम मांग रहे हैं। हम कोई नया नहीं कह रहे, हम कहते हैं कम से कम हमें नुकसान ना हो। पिछला रेट ही दे दो।
पिछला रेट दे दें। दुहाई रब की कि खुदा का वास्ता है कि ये इस तरह ना करें। देखें, ये समझ रहे हैं कि हम शायद ये जो स्कीमें हैं ये तो इस तरह है चला रहे हैं ज़राअत को, जिस तरह कोई ये जो अपना गरम मसाले वाली कंपनियां नहीं होती या कोई अपना करियाने की कंपनियां होती हैं और वो इंसेंटिव देती हैं कि आप इतना माल बेचोगे तो आपको कार दे देंगे, आपको इतना। आज उस्मा बुखारी साहबा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो तो कह रहे थे हमने किसानों को उनका हक दे दिए, सुने कि हम फर्स्ट सेकंड प्राइस रख दिया। अरे भाई, ज़राअत इस तरह चलती है? आप लोगों को ज़राअत का इल्म ही नहीं है कि ज़राअत किस तरह से चलाई जाती है। आपने अच्छा, पिछली जो है साल ये इशू था ना शिजिया, तो फिर क्या इनको ये पॉलिसी अब याद आई कि 15 अरब रुपए देना है? इनको अब याद आया कि बैंक के थ्रू 70% देना है? इनको अब याद आया कि ये जो अपना गडाउन के जो है ये गोदाम है ये देने? और फिर और खाद और बीज की अलग से कीमतें बढ़ रही हैं जी। 300 और 25 रुपए जो है वो खाद की कीमत बढ़ गई है। आप देखें कि बिजली बढ़ रही है, डीजल बढ़ रहा है, खाद बढ़ रही है, हर चीज बढ़ रही है। तो आप कम से कम जीने का हक तो देना किसान को। आप ये कहते हैं कि और फिर ये बात कही जाती है कि जी हम कहते हैं कि जखीरा जो है वो हुकूमत के पास होना चाहिए, जो फूड सिक्योरिटी का ज़ामन है। और उस किसान से आप कर रहे हैं कि जी आप जो है वो जो फूड सिक्योरिटी का ज़ामन है, जो आपकी सनत चलाने का ज़ामन है, जो आपके बाजारों की जो रौनक है, चाहे बेकरी है, चाहे आपकी कोई कपड़े की दुकान है, चाहे आपका कोई सब्जी का ठेला है, कोई फल का ठेला है, कोई आपके गोश्त की दुकान है, आपकी दूध की दुकान है, ये सब कुछ, इसके अलावा बहुत कुछ जो है वो किसान आपको प्रोवाइड करता है। तो आप किसान को ये कह के बेदस्तोपा जो छोड़ रहे हैं, और ये स्कीमें और ये तो कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां किया करती हैं, हुकूमतें ये स्कीमें नहीं चलाया करती। ठीक है बुखारी साहब, तो पॉलिसियां देती है। बिल्कुल सही बुखारी साहब, हुकूमत की जो बॉडी लैंग्वेज देखें तो वो तो किसी सूरत गंदम की इमदादी कीमत तय करने के मूड में नजर नहीं आती, बल्कि वो काफी हद तक अपने फैसलों पर पुरअतमाद भी हैं। तो इस सूरत हाल में किसानों के पास क्या हिकमत अमली है? देखें शिजिया, मैं अपने किसानों से हम कह रहे हैं और हम इंशाल्लाह उसका बाकायदा ऐलान करेंगे। देखें, हम जंग तो नहीं कर सकते। वो कहते हैं ना, मैं मुर्शद, मैं जो चीखता रहा लेकिन जुल्म का हामी नहीं बना। मैं मतलब बेबस था, मैं नहीं। देखे, जब वो वक्त आ गया कि ये सड़कों पे निकल के, जिस तरह आज आपकी जो है वो सिंध की सड़कें बंद की हुई हैं, फिर इस नहर पे जब आप पहुंच जाएंगे तो फिर आप बताएं आपके पास क्या हल। उन हालात तक मत पहुंचने दें। आप ये ना समझें कि किसान जो है वो बड़ा ही मुतमईन है कि 9000 ट्रैक्टर मिल गया, उसको ट्रैक्टर सर में हमने दे मारना है। हमें फसल का रेट दे दें, हमें कुछ नहीं चाहिए। खालिद हुसैन बाट ने तो कहा है कि गंदम की कीमत तय ना की गई तो मजबूरन हम इस्लामाबाद में भूख हड़ताल करेंगे। हालात इस नहज पर पहुंच सकते हैं? मैं कहता हूं कि पहली जो है, मैं किसानों से कहता हूं कि वो काले झंडे लहराएं, हर बस्ती के अंदर काला झंडा, हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ एक अपनी मुजम्मती एक अलामत के तौर पे। दूसरा जो है वो हर जिले में हम भूख हड़ताली कैंप लगाएंगे। तीसरा हम ट्रॉली मार्च, ये गंदम से फारिग हो जाए, वो हम इंशाल्लाह ताला निकालेंगे। हम आराम से नहीं बैठेंगे। हमारा हक छीन लिया, हमारे बच्चों की रोजी रोटी छीन ली, ना हम अच्छा इलाज दे सकते हैं अपने बच्चों को, ना अच्छे कपड़े पहना सकते हैं, ना अच्छी तालीम दिलवा सकते हैं। आप आके हमारे देखें तो सही कि किसानों के हालात क्या हैं हमारे। तो कम से कम प्राइवेट सेक्टर को भी चाहिए कि वो तो कोई होश हम देख रहे हैं सीएम हाउस के बाहर भी कोई धरना और इस तरह की चीजें। बिल्कुल, देखें मैं अभी भी आपके सामने माल रोड पे अगले दिन मैं वहां से गुजरा हूं तो वो बंद थी। लोग बेचैन हैं, लोग परेशान हैं, लेकिन हुकूमत है कि वो सब अच्छा कर रहा अलाप रही है, वो इश्तिहारात दे रही है, वो कहती है कि जी सब अच्छा है। तो ये सब चीजें जो है ये होंगी जब हमें हक नहीं दिया जाएगा। अच्छा, गंदम आप देख लेंगे, अभी तो हमने एतबार कर लिया
कि मैडम ने कहा था कि आप गंदम बीजे में आपका नुकसान नहीं होने दूंगी। जब अब नुकसान हुआ है कि वो तूड़ी, आप अंदाजा लगाएं कि कल जिस खेत में हम गए, जब हार्वेस्टर चलता है तो उससे तूड़ी नहीं बनती। अब ये हमारी तूड़ी पे भी नजर है। और सलमा भट्ट साहबा जो है वो अंदाजा लगाएं, जिन्होंने कभी काश्तकारी की नहीं होगी, वो नजदीक से भी नहीं गुजरी होंगी, उन लोगों को बिठा दिया, हमारे मुसल्लत कर दिया हमारे ऊपर कि जी वो पॉलिसी तो बुखारी साहब, तो अगर हालात ऐसे ही रहे और हुकूमत इसी तरह से खामोश रही और किसान इसी तरह से एहतजाज करता रहा, तो आपको क्या लग रहा है किसान अगले साल गंदम काश्त करेगा? जिस तरह से आपने पिछले कहा है कि आपने एतमाद करके मरीम नवाज साहिबा के इस पे कि वो हक दिलवाएंगी, आप लोगों ने काश्त की गंदम। जी बिल्कुल जी शिजिया, आप ये मेरा प्रोग्राम रिकॉर्ड पे रख लीजिएगा। अगली दफा गंदम नहीं बीजी जाएगी, अपनी जरूरत की हम बीजेंगे, जो हम खुद लेते हैं या कोई मुजारे को देता है या कोई अपने उशर जो है वो निकालता है। उसके अलावा गंदम में जब बचत ही नहीं है तो फिर क्या? मैं दूसरी फसलों की तरफ चला जाऊंगा, मैं मकाई की तरफ चला जाऊंगा, मैं कनोला सरसों की तरफ चला जाऊंगा, मैं कोई तिल बीज लूंगा, मैं कोई और फसलें लगा लूंगा, चाहे उसमें भी मुझे नुकसान हो। लेकिन ये अब जिद होगी किसान की, गैरतमंद है किसान, कि भी उसको जब ये भी उसकी जो आवाज को नहीं सुनेंगे तो फिर किसान भी जो, जब किसान इस नेट पे आ गया, आप मुझे बताएं तो फिर क्या ये मुल्क चल सकेगा या ये सनतें चल सकेंगी या आपके बाजारों की रौनक होगी? रवा माली साल के पहले 9 माह के दौरान कपास की इंपोर्ट में 60% इजाफा हुआ है। तकरीबन $3 अरब से जायद की कपास दरामद की गई है। जो इजाफी ज़र मुबादला टेक्सटाइल बरामदात की सूरत में हासिल हुआ, वो कपास की दरामद पर खर्च हो गया। तो कपास की कम पैदावार की वजह क्या है? देखें, बुनियादी तौर पे कपास की सबसे कम जो पैदावार है, आप देखें 1.5 करोड़ से हम इतने माशाल्लाह अहल हैं कि आज हम 50 लाख बेल्स के ऊपर आ गए। हमारी जरूरत 1 करोड़ से ज्यादा बेल्स है। आप फिर ये देखें कि इसके ऊपर जो है वो कोई पेस्ट का हमला होता है, हमारे पास रिसर्च नहीं है, हमारे पास बीज अच्छा नहीं है। आपका नेबर कंट्री इंडिया जो है वो 80 लाख से 4 करोड़ बेल्स के ऊपर पहुंचा। उसने एक बीज जो शंकर नामी जो बीज है वो उसने बनाया और उनके जो भी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं उन्होंने देखे, वो हुकूमतें पीछे खड़ी होती हैं और इसलिए ठीक, और हुकूमत को भी संजीदा होने की जरूरत है और ज़राई इमरजेंसी लगाने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया चेयरमैन ऑल पाकिस्तान फाउंडेशन महमूद उल हक बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।